हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ जिसके अंदर भाई मैं आप लोगों को सिखाऊंगा प्यारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेडली भी आते हैं और बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं हर एक एग्जाम के लिए। स्पेशली ओरिएंटेड है आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरआरबी के कांस्टेबल के लिए, बट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो पहला क्वेश्चन अलजेब्रा से है। नए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और सेशन बढ़िया लगेगा ना तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब यहां x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 दिया है। आपसे पूछा है x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। जब भी आपको x की कितनी भी पावर दी हो आपको x क्यूब पूछना है, मतलब 4 दिया है क्यूब पूछा है, यहां कुछ भी पावर दी है वो पूछा है। भाई इस टाइप के क्वेश्चन में जब तक आप आंसर नहीं निकाल सकते जब तक आपको x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू ना पता हो। इससे x प्लस 1 अपॉन x पे कैसे पहुंचा जाएगा। ठीक है, ये पावर 4 है, जो इसका मान दिया है उसमें से 2 जो है आप प्लस कर दो, उसके अंदर 2 प्लस करके जो आएगा उसका रूट कर देना। जैसे यहां देखो 257 बटे में 16 प्लस 2 कर दो, कितना बन गया 16 दूनी 32, 289 बटे में 16। इसका जब हम रूट करते हैं जो कि 17/4 है वो होता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। 4 है ना, 4 का रूट क्या होता है 2, तो एक्स स्क्वायर पे पहुंचोगे। यही काम जब इसके अंदर कर दोगे तो पहुंच जाओगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पे। इसमें भी क्या करना है प्लस 2 करना है, कर दो यहां प्लस 2, 4 दूनी 8, 17 8 25/4 का रूट करेंगे तो 5/2। ये है भाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। इससे जाना है क्यूब पे। जब भी आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हो, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पे जाना हो तब इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है। 5 का क्यूब 125 बटे में 2 का भी होगा 8, और इसमें से इसका 3 गुना, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब करके इसी का 3 गुना, x प्लस 1 अपॉन एक्स का 3 गुना अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब मिल जाएगा बच्चों। तो वही मैं इसका 3 गुना करूं तो 15/2। एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना होगा 8, 125 माइनस 2 चौके 8 तो 15 चौके 60, 65/8 इसकी वैल्यू है। तो 8/13 इंटू 65/8 करेंगे तो हमें इसका मान मिल जाएगा जो उसने पूछा है 13 पंजे 65। तो हमारा आंसर आएगा 5, जो कि हमें कहां दे रखा है, बताओ कहां दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर ये क्यों लिख रखे हैं, बहुत देर से सोच रहे होगे ना, इसके बारे में तो कुछ बताओ। देखो x की पावर 1 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इसके बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें आप इसे इसके बराबर रख के सोल्व करोगे तो आप a पे पहुंच जाओगे। a क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान है। ऐसे हमें ये यूज कर सकते हैं, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे। जिसको चाहे वो इसमें भी रख के वैल्यू निकाल सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज वो है जो हमने यहां यूज की है। भाई एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है, जो इसकी वैल्यू आई थी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की उसका क्यूब किया है और उसी का 3 गुना इसमें से माइनस किया है। ये हम यूज कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, जो भी बढ़िया लगेगा उसे यूज करना। लाइक कर देना अगर ये बढ़िया लगा है तो। 3 अलग अलग सिग्नल स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 35, 45 और 75 सेकंड में बदलती हैं। यदि सभी ट्रैफिक लाइटें 6:20 पे एक साथ बदलती हैं तो अगली बार कितने बजे वे एक साथ बदलेंगे। जब भी एक साथ, इकट्ठी, साथ साथ ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनता है वो हमेशा क्वेश्चन बच्चों लेसे का होता है। तो इसमें आप लोगों को लेसे फाइंड करना है। किस किस का लेसे, 35, 45 और 75। अब लेसे निकालने का आसान और सटीक तरीका सीखते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले ये देखो कोई ऐसी संख्या जिससे तीनों कट जाए, तो तीनों किससे कट सकते हैं 5 से, तो 5 एक नंबर हो गया आपके पास। फिर यहां 5 से काट के 5 7 35, 5 9 42 और 15 5 75। अब ये देखो इन तीनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो जो किसी से भी नहीं कटेगा वो ले लो, जैसे ये 7 है इसे भी ले लो। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है वो ले लो, क्या है 3, तो ये क्या हो गया 3 3 3 पंजे 15। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कॉमन नहीं हो फिर वो जो बचे सारे ले लो। इन सब की गुणा करके आपका लेसे आ जाएगा। ये ट्रिक यूज करो
तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, नहीं तो सबके अलग अलग गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया बच्चों, 3 3 9, 9 पंजे 45 और 7 पंजे 35, तो ये हो गया 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 15 35 और 2 37, 4 3 12 3 15। 1575 सेकंड के बाद, 1575 सेकंड के बाद, क्योंकि सब सेकंड में दे रखे हैं, ये एक साथ बदलेंगे, लेकिन उसने तो पूछा है मिनट, घंटे, मिनट और सेकंड में, तो इसे मिनट और सेकंड में बदलना पड़ेगा। उसके लिए सेकंड को जब हम किससे भाग करते हैं बच्चों, 60 से, तो क्या हो जाता है, मिनट में बदल जाता है, तो इसे मिनट में बदल लो। 6 दूनी 12, 120 हो गया, 6 छंग 36, 360 हो गया 15। ये सेकंड बचेगी जो यहां शेष होगा, ये मिनट हो जाएंगी। तो इस टाइम के 26 मिनट 15 सेकंड के बाद इकट्ठी फिर से बदल जाएंगे। अब ये 20 मिनट था, 26 मिनट बाद हो जाएगा 46, ठीक है बच्चों, और ये 15 सेकंड था, 15 सेकंड के बाद हो जाएगा 30, तो 6 46 30, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैसे का यूज कैसे करते हैं एक साथ वाले क्वेश्चन में, और लैसे निकालते कैसे हैं बहुत आसानी से, ये दोनों आपने इस क्वेश्चन में सीखा, और ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नल P और Q एक होज को क्रम से 15 और 12 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ये मान के चलते हैं, एक तरफ ले लो P की वैल्यू, एक तरफ लेनी है बच्चों आपको Q की वैल्यू। P 12, Q 15। अब हम इन दोनों का लैसा निकालते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में जो आपका लैसा होता है वही आपका कुल काम कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो 12 15 का जो लैसा होगा वो 60 होगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ये 60 जो आया कुल काम आया, ये मान के चलो 60 बाल्टी पानी में भरेगी टंकी, ऐसे समझ लो। अब ये क्या करता है, 12 पंजे 60, ये हर एक मिनट में हम ऐसा मानते हैं कि 5 बाल्टी उसमें डाल देता है, ये 4 बाल्टी डालता है, हर एक मिनट का काम आ जाएगा इससे। टोटल काम कितने, 60, मतलब 60 बाल्टी पानी डालना है, ये 5 बाल्टी भर देता है एक मिनट में, ये 4, ठीक है भाई। अब उसने कहा यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो 5 बाल्टी ये डालेगा और 4 ये डालेगा, हर एक मिनट में 9 बाल्टी डाल देंगे उसके अंदर। शुरू से 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया, 3 मिनट तक तो डाली ना दोनों ने बाल्टी, एक मिनट में कितनी बाल्टी डलती हैं, 9, 3 गुना कर दो तो कितना हो गया, 27 बाल्टी डाल दी इन्होंने, ठीक है बच्चों। अब बाल्टी डालनी है 60, उसमें से 27 डल गई, 33 बाल्टी अभी बची हुई है, वो भरनी है। अब किसको डालनी है, पी तो बंद हो गया, क्यू भरेगा खाली, और क्यू एक मिनट में 4 बाल्टी डालता है, डालनी कितनी है 33, इसे 4 से भाग कर दो तो क्या आएगा, 4 8 32, 1 33, ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। मतलब जिसको नहीं समझ में आया, बहुत से बच्चे होते हैं भाई, उसको देखो ये ऐसे 4 8 32 और यहां 1, ये यहां लिखा जाता है, जिससे भाग किया वो भाग में लिखा जाएगा, और ये संख्या यहां लिखी जाती है। तो 8 से ही 1/4 मिनट में ये काम निपट जाएगा, ठीक है। होज को भरने में लगे 8 से ही 1/4 मिनट, जबकि 3 मिनट दोनों ने साथ साथ काम किया था। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अब आ गया, आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अंकों वाली संख्या 6 7 8 4 3 A2 11 से विभाज्य है। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिससे विभाज्य है, उसकी विभाजकता का नियम लगाएंगे। अब 11 से विभाज्य है तो 11 के विभाजकता का नियम देखो। पहला अंक, मतलब जो आपके विषम स्थानों पे अंक है, विषम स्थानों का मतलब पहला अंक, फिर दूसरे स्थान पे नहीं लेंगे, तीसरे स्थान वाला लेंगे, फिर 5वें स्थान वाला, फिर 7वें, ऐसे करके। तो यहां आप लोग विषम वाले 2, फिर 3, फिर 8, फिर 6, स्थान की बात कर रहा हूं, संख्या की नहीं, स्थानों पे जाना है। अब इधर सम वाले एक साथ, ये और ये सम स्थान वाले हो गए। इन दोनों का अंतर बच्चों या तो 11 होना चाहिए, या 11 के टेबल में 11 दूनी 22 33 ऐसे, या फिर 0। अब क्या है, ए का मान क्या है, एक अकेली यूनिट है, मतलब एक अकेला नंबर है, और ये 0 से 9 के बीच में आ सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो हमेशा इसका अंतर जो है हमें 0 निकालना पड़ेगा जब एक अंक पता करना हो।
तो इन्हें जोड़ो, ये कितना होंगे 2 3 5 5 8 13 और 6 19। 19 में से क्या माइनस करना है, ये 7 4 11, कितना बचा 8, मुझे बनाना है 0। अब अगर ए के स्थान पे 8 होगा, जब वो 8 माइनस होगी तो 0 बनेगा, इसका मतलब ए के स्थान पे मेरा क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप 11 का नियम लगा सकते हैं। व्यंजक 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5, ऐसे आपको एक क्रम दिया है जो गया 1 + 1/n-1 तक। तो आपसे पूछा है इसका वैल्यू बतानी है। बच्चों देखो यहां एक पैटर्न समझो, सब में 1 1 जुड़ा हुआ है, उसे दिमाग से निकाल दो। अब बात करते हैं 1/3, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा तो आपका जो आंसर होगा ना, वो उसमें हमेशा ये वाली वैल्यू जो ये है, ये वैल्यू आपकी नीचे रहेगी। तो मतलब नीचे 3 आएगा, ठीक है। पहले वाले जो पहला ये यहां पे वैल्यू दी है, उसका जो डिनोमिनेटर है, मतलब हर वाली वैल्यू है, वो हमेशा आपके आंसर में नीचे रहेगी। अब ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे आखिरी में ये जो बनेगा ऊपर की तरफ, कैसे, इसकी इसमें गुणा n-1 और ये इसमें जुड़ेगा +1, 1 से 1 कट गया, जो यहां बचा वो वैल्यू ऊपर आएगी, वो ही आपका आंसर होता है ऐसे क्वेश्चंस का। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऐसा क्यों होता है, तुक्का तो लगा लिया हमने, ट्रिक भी पता कर ली कैसे करना, आगे क्वेश्चन आएगा कर देंगे। क्यों होता है ऐसा, देखो ये है 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 गुणा 4 एकम 4 1 5/4, 6/5। अब इसमें क्या होता है, देखो बच्चों आपको साफ साफ दिख गया होगा, 4 4 से कट जाएगा तो नीचे ये बचेगा और सारे कटते जाएंगे, आखिर में जो ये ऊपर होगा वो बचेगा, वो है ये। इसलिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऐसे सोल्व कर देते हैं। यदि एक त्रिभुज की माध्यिकाओं का लंबाई 18, 24 और 30 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल जनरली जब पता है जब आपको तीनों भुजाएं दी हों। अब उसमें या तो हम हेरोन्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कब लगता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कब लगता है बच्चों, जब हमारे पास समकोण त्रिभुज हो। और समकोण त्रिभुज की खूबी होती है कि उसकी जो भुजाएं हैं वो तिर्यक में होती है, मतलब ट्रिपलेट में होती है। अब ट्रिपलेट, एक कॉमन सा ट्रिपलेट होता है हमारे पास 3 4 5। अगर एक भुजा 3 है दूसरी 4 है तो ये वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है इधर हाइपोटेन्यूज वाली, ये 5 होगी, ठीक है। ये आधार, ये लंब, बेस और हाइट, ठीक। अब 3 4 5 ये तिर्यक है तो इनकी गुणा में जो भी संख्याएं आएंगी वो भी हमेशा तिर्यक ही बनाएंगे। इनकी गुणा का मतलब जैसे 3 का अगर 2 गुना करूं तो 4 का भी 2 गुना, 5 का भी 2 गुना। अब ये संख्या देखो 18, इसका 6 गुना है 3 का, 3 संग 18, तो 6 गुना है तो इसका भी 6 गुना, इसका भी 6 गुना, ये तिर्यक बनाएगा। और ऊपर देखो यही संख्या दी हुई है, इसका मतलब जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, जो कि इसमें इसको छोड़ के ये बेस और हाइट का काम करते हैं, ये सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसका क्षेत्रफल होगा अगर हमें भुजाएं दी होती, लेकिन ये भुजाएं ना देके त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई दी है, तो माध्यिकाओं की लंबाई में भी यही फॉर्मूला एज इट इज यूज करेंगे, इसी तिर्यक का यूज कर लेते हैं, साथ में 4/3 की गुणा कर देते हैं, तो वो इससे डायरेक्ट आ जाता है। इसका 4/3 हिस्सा होता है माध्यिकों वाला त्रिभुज। तो बच्चों देखो ये क्या है, 2 3 6, 6 3 18, 12 इंटू 24 कितना होता है 288 होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब ये देखो आप माध्यिकों वाले क्वेश्चन से अब आके कंफ्यूज मत होना, जो भी माध्यिकों से आपका क्षेत्रफल आया है उसका 4/3 करते ही पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक दुकानदार 40 प्रति लीटर की कीमत के कम गुणवत्ता वाले वनस्पति तेल को 80 रुपए प्रति लीटर वाले सूरजमुखी के प्रीक्रस्ट तेल के साथ क्रम से 2:3 के अनुपात में मिलाता है। अब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, जो अनुपात है ये मान लो उतना किलो ही खरीदा है उसने, पहले वाला उसने 2 किलो लिया है जो कि किस रेट का है 40 वाला, भाई इसकी 40 में गुणा कर दो, प्लस दूसरे वाला उसने 3 किलो खरीदा है वो है 80 रुपए किलो वाला। अगर इसने 2 किलो ये खरीदा हो और 3 किलो ये खरीदा हो तो 80 प्लस 240 तो 300 रुपए उसका क्रय, 320 रुपए उसका क्रय कहलाएगा।
लेकिन अगर किलो में देखूं बच्चों, 2 किलो एक, 3 किलो एक, तो उसने टोटल खरीदा 5 किलो है। ठीक है, अब 5 किलो क्यों जोड़ा, पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि पहले तो उसने अलग अलग खरीदा। अब जो उसने मिश्रण बनाया, अब तो मिश्रण ही बेचेगा ना पूरा, वो अब पूरा 5 किलो बेचेगा, अब वो अलग अलग नहीं बेचेगा। अब उसने कहा कि जो ये मिश्रण बना उसे बेचा उसने 100 रुपए किलो के हिसाब से। जब 5 किलो कोई चीज होगी और 100 के हिसाब से बिकेगी तो वो 500 रुपए की बिकेगी। ये हो गया उसका विक्रय। जो चीज उसने 320 की खरीदी वो चीज उसने 500 की बेच दी। उसे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब फायदा, अब उसने कहा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ क्या है यहां? 500 माइनस 320, ये तो है उसका लाभ, बटे क्रय कितना है? 320 रुपए, गुणा 100 करोगे तो क्या आएगा बच्चों? ये हो जाएगा उसका लाभ प्रतिशत, जो कि सोल्व करके आने वाला है 56.25। सोल्व करके देख लो, चाहो तो देख लो, मैं कर देता हूं जरा। यहां देखो कितना बचेगा, 180 बटे 320 गुणा में 100। ठीक है, अब बच्चों यहां क्या हो गया, जीरो से तो जीरो चला जाएगा, 2 9 18, 2 से 16, अब 900 बटे 16 है, 16 पंजे 80, 100 बचा, 16 छिक्के 96। अब जब शेष 4 और 16 से भाग करना हो तो पीछे 0.25 हमेशा बचता है, तो 56.25। क्लियर हो गया? वैसे भी 56 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, आगे करने की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। बढ़िया लगेगा तो लाइक जरूर कर देना भाई। किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर तथा उसके कोने पर एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज पतंग बनाने के लिए जिस कागज का उपयोग किया गया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, समझो बात को, हमारे पास एक ये पतंग है, ऐसी होती है ना पतंग, है ना, इसके नीचे उसने लगा दिया एक त्रिभुज, ऐसे करके त्रिभुज लगा दिया। इसको थोड़ा सा अलग कलर में कर लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा समझने में। भैया ऐसे उसने एक पतंग बनाई, इस पतंग का विकर्ण बोला उसने। विकर्ण क्या होता है? यहां से यहां एक लाइन खींच दी हमने, ये विकर्ण है उसका। ठीक, अब इस विकर्ण की उसने क्या कहा? विकर्ण की लंबाई है 24। ठीक है, और ये जो हमने यहां त्रिभुज है ये है 6 का, तीनों भुजा इसकी 6 है। अब आपको कहा इसमें प्रयुक्त हुए कागज, टोटल कागज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। बट क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? जब भी आपको किसी वर्ग का विकर्ण दिया हो, ठीक है बच्चों, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है पता है क्या होता है? वो होता है डी स्क्वायर बटे 2, मतलब डायगोनल का वर्ग बटे में 2। अब डायगोनल का वर्ग कितना है? यहां डायगोनल कितना है? 24, तो 24 गुना 24 डायगोनल का वर्ग हो गया, बटे में 2 कर दो, 2 से कितना हुआ? 12, तो ये हो गया 288। ठीक है, और जो आपका त्रिभुज होता है, कौन सा त्रिभुज? जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब भुजा का वर्ग, तो √3/4 गुणा 6, क्योंकि उसकी भुजा 6 है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 3 3 9 √3। ठीक है बच्चों, अब आपका जो टोटल क्षेत्रफल है वो इन दोनों को जोड़ के आएगा। अब ये कितना है? 288 प्लस 9 √3। अब यहां ना 288 किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, 9 सब के बाहर दिया है, इसका मतलब 9 कॉमन रहा होगा, तो इसे 9 से भाग कर लो, दोनों को 9 बाहर ले लिया, 9 3 27, 9 दूनी 18, यहां से 9 चला गया तो खाली √3 बचा, तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि 32 प्लस √3 अंदर होगा। जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है जरा बताएंगे? जो दे रखा है बच्चों ऑप्शन सी में, तो मेरा आंसर हो गया ये। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे ऐसे वाले। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट रहेगा ना तो भाई कमेंट कर देना। एक दुकानदार वस्तु पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, दुकानदार की बात कर रहा है। दुकानदार क्या कहना चाह रहा है समझो। दुकानदार कह रहा है कि जितनी की उसकी चीज है उसने 20% बढ़ा के लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य अपनी तरफ से मान सकते हैं, और वो क्रय मूल्य हम 100 मान के चलते हैं। 100 क्यों मानते हैं? और कुछ भी तो मान सकते हैं भाई। 100 का अगर मान ले 10% नुकसान हो गया तो 100 का 10% 10 ही होता है।
100 पे 18% का लाभ हो गया, 100 का 18% 18 ही होता है, 18% का लाभ मतलब 18 रुपए का लाभ। तो उस पे क्या है ना, लाभ प्रतिशत जो निकल के आता है वही उसकी संख्या बन जाती है, इसलिए हमें अलग से फिर उसका संख्या निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम 100 लेके चलते हैं। ठीक है, अब माना हमने कि करेक्ट मतलब सीपी 100 रुपए, और एक होता मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मतलब उस पर लिखा हुआ अंकित मूल्य। अब उसने कहा उसने 20% अधिक अंकित कर दिया, तो ये 120 हो गया। ठीक है, इसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। 8% का लाभ तभी कमाएगा जब 100 रुपए की चीज को 108 में बेचेगा। अब ये 8% का लाभ अब आपको समझ में आ गया हम 100 ही क्यों मानते हैं, क्योंकि यहां से आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा जो कि होगा 108 रुपए। ठीक है भाई, 120 रुपए लिखी हुई चीज आप 108 रुपए में बेच रहे हो, तो आपने कितनी छूट दी, तो छूट का जो परसेंट होता है डिस्काउंट परसेंट वो होता है छूट। छूट कितनी है बच्चों, 12 और 8 20 बटे में जिस पे छूट दे रहे हो वो है मार्क्ड प्राइस 120 और गुना में आएगा बच्चों 100। 12 धाम 120, 10 से ये गया तो आपको 10% की छूट देके 8% का लाभ प्राप्त होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहां समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, बढ़िया लगेगा ना तो लाइक करना। ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इससे कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मेरे तरीके से एक बार करके देखना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। इसमें फिर कितनी भी चीजें घुमा ले आप कर दोगे उस क्वेश्चन को। मनोज ने 2 वर्ष के लिए एक योजना में निश्चित राशि का निवेश किया जो कि 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देती है, मतलब 15% का ब्याज देती है हर साल। ठीक है बच्चों, 15% एक साल का, 15% एक साल का। अगर चक्रवृद्धि को थोड़ी देर के लिए निकाल दें तो 24 महीने आपको 30% मिलेगा, तो एक महीने में कितना होगा 30/24, और 8 महीने के हिसाब से करने लगे तो 10, तो 10% का ब्याज मिले अगर हर 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज मिलना शुरू हो जाए। यही आगे उसने कहा है, यदि ब्याज की गणना 8 महीने के हिसाब से की जाए। भाई अगर वो 12 महीने के हिसाब से पेमेंट कर रहा है तो 15% का ब्याज दे रहा है, लेकिन अगर हर 8 महीने में वो ब्याज लेने लगे, ब्याज पे ब्याज चलाने लगे हर 8 महीने में, तब वो 10% पे आ जाएगा। तो प्रतिशत दर की जो है वो 15 से 10% पे आ जाएगी। ये 15 क्यों दी है, और वो क्योंकि ये वार्षिक है, हर 12 महीने का ब्याज, ये आ गया हर 8 महीने का ब्याज। ठीक है, तो पहला काम तो आपको ये करना होता है। क्लियर हो गया? अब 24 महीने में 8 करके अगर हर 8 महीने में आप ब्याज लोगे तो 24 महीने में कितनी बार ब्याज लोगे? 8 से 24, 3 बार ब्याज आएगा, 3 बार। अब बात को समझते हैं, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 2 साल में वार्षिक है तो 2 बार ब्याज, और अगर हम 8 महीने के हिसाब से लेंगे तो 3 बार ब्याज। अब जब बच्चों यहां ध्यान देना, वार्षिक के हिसाब से अब हम 1000 रुपए मान के चलते हैं। 1000 रुपए हैं आपके पास, 1000 रुपए पे निकाल लो। सर सब तो 100 रुपए पे निकालते हैं, आप 1000 पे क्यों निकाल रहे हो? छोटा सा आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूं। क्या है यहां ऑप्शन देखो, सारे हजारों में है, तो अगर 1000 का हमने निकाल लिया तो जितना भी गुना होगा यहां से आसानी से सीधा आंसर मिल जाएगा। अगर ये होता 800, 650, 600, 700, फिर मैं 100 रुपए लेके चलता, अभी 1000 लेके चलेंगे, तो आप ऐसे ही लेके चलना। अब समझो, चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया है, 15% का 2 साल का है तो ऐसे लिखो 15%, 15%। 100 रुपए पे 15% ब्याज 15 रुपए होता है, 1000 रुपए पे उसका 10 गुने होगा। तो अगर यहां 15% आपको ब्याज मिल रहा है तो यहां 150 रुपए, फिर दूसरी साल भी 150 रुपए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहां तक। आपको इस 150 पे अगली साल फिर आपको 15% मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही होता है कि जो ब्याज इस साल दिया है उस पे भी ब्याज लगेगा, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो 150 का 15%, 150 इंटू 15/100। अब एक जीरो तो कट जाएगी, 225 बटे में 100 है तो 10, तो यहां 22 रुपए 50 पैसे और मिल जाएंगे। तो कितने हो गए? 322 रुपए 50 पैसे। देखो कितने आसानी से आपने निकाल लिया। लेकिन जब 1000 रुपए पे आप 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज निकालते हैं तो बच्चों वो 1331 रुपए होता है। 1331, समझ रहे हो कितना होता है? 1331।
331। अब इसमें से 1000 रुपये आपका क्या होता है, ये टोटल क्या आता है, मूलधन होता है, ये याद करना है। 10% पे 1000 रुपये 1331 रुपये हो जाते हैं, तो आपको यहां से 331 रुपये ब्याज मिलेगा। ये आप सीधा याद रख सकते हैं 11 वाले के हिसाब से। अब 322 रुपये 50 पैसे उसके हिसाब से मिल रहा था, और 1331 में से 1000 रुपये जाएगा तो 331 रुपये ब्याज यहां मिलेगा। यहां ये मूलधन डायरेक्ट याद कर लो, 1000 रुपये पे 10% के हिसाब से 3 साल का जो आपका मिश्र धन होता है 1331, मतलब 331 रुपये ब्याज होता है। इसको यहां से माइनस कर दो जरा, 2 और यहां 0 गया तो 2 और 8 10, बाकी 8.5। इन दोनों में जो अंतर है वो 8.5 रुपए का है। अब वो कह रहा है यदि ब्याज की गणना 8 माह के हिसाब से की गई तो उसे 68 रुपए अधिक मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें जो ब्याज मिल रहा था उससे इस वाले ब्याज में उसे 68 रुपए अधिक मिले। हमारे हिसाब से 1000 रुपए पे उसको 8.5 रुपए ज्यादा मिले हैं। 1 रुपए पे कितने मिलने चाहिए, 8.5। ये ऐसे यहां से इस पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं भाई, 8.5 रुपए मिले हैं, 8.5 रुपए 1000 रुपए पे मिले हैं, उसके हैं 68 रुपए, तो इसे 68 के हिसाब से देखूं तो 1 रुपए का अंतर उसका आएगा 68 बटे 8.5 पे, और गुणा 1000 कर दूं तो यहां से ये पता चल जाएगा 1000 पे कितने का फर्क होगा। तो ये फर्क 1000 के हिसाब से कितने रुपए पे आएगा वो डायरेक्ट आपका यहां से निकल जाएगा। ये पॉइंट हटा दूं, 1 0 और आ जाएगी, तो 17 चौके 68, 17 5 85, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8000। तो अगर 8000 रुपए है तो ये अंतर कितने रुपए का बन गया, 68 रुपए का, जबकि 1000 रुपए पे ये अंतर 8.5 रुपए का था। तो आप 1000 रुपए पे निकालो, ठीक है, जो अंतर आया उससे हमने इसको भाग कर दिया, जो टोटल अंतर है जितना गुना वो है उतना ही गुना आप 1000 का कर दो, तो या 1000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐसे आप निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अब कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक परीक्षा में 65 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 28 है, उत्तीर्ण छात्रों के औसत है 32 और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत है 12। जब भी आपको एक तरफ छात्रों का उत्तीर्ण वालों का, एक तरफ अनुत्तीर्ण वालों का औसत दिया हो और पूरी क्लास को औसत दिया हो, उसमें बच्चे पूछे उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का आपका अनुपात क्या है, तब आप हमेशा जो है मिश्रण का प्रयोग करेंगे। कैसे, जो औसत अंक पूरी क्लास का है उसे बच्चों बीच में लिख लेंगे, एक तरफ उत्तीर्ण वाले लिख लो, उत्तीर्ण है 32 और अनुत्तीर्ण क्या है 12। ये आपको याद रखना है, किधर उत्तीर्ण लिखे किधर अनुत्तीर्ण लिखे, ये आपकी मर्जी, किधर भी लिख लो, इसको उधर उसको उधर, बट वो याद रखना है। ये पास वाले लिखे हैं मैंने इधर, तो इनका रेशियो इधर आएगा। इन दोनों का अंतर बच्चों यहां लिखना है, 28 और 4 32, इन दोनों का अंतर यहां लिखना है। अब ये बात दिमाग से निकाल दो कि भाई ये जो है बड़ा है ये छोटा है तो माइनस में आएगा, माइनस में नहीं, बस अंतर लिखना है, प्लस में लिखना है। तो 12 6 18 और 10 28 16। अब 16 बच्चे पास वाले और 4 बच्चे फेल वाले, इस हिसाब का रेशियो बन गया। रेशियो बना तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, हर 4 बच्चे पास हैं और 1 बच्चा फेल है। 5 में से 4 पास हैं, 1 फेल है। टोटल बच्चे कितने, 65। इसको हम 5 से भाग करेंगे क्योंकि हर 5 पे फाइंड कर रहे हैं, और उत्तीर्ण वाले पूछे तो 4 पास हैं, उसकी गुणा कर देंगे, 13 13 चौके 52। तो 52 बच्चे पास हैं और बाकी बच्चे फेल हैं, तो उनको 65 में से माइनस करके निकाला जाएगा, अगर निकालना है तो। ठीक है, अच्छा लगा है तो लाइक करना जरूर। 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10। अब बहुत से बच्चे से दशमलव समझते हैं, इसीलिए मैंने भी बोला ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। ये क्वेश्चन कभी भी दशमलव में नहीं लिखा रहता, नीचे दशमलव होता ही नहीं है, ये गुणा है। 1 में 1 गुणा 4, 4 गुणा 7, 7 गुणा 10, 47 गुणा 50, ऐसे लिखा रहता है। तो इनमें अगर एक पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है कि अंतर अगर समान चल रहा है, तब आपको क्या करना है। जैसे यहां देखो, 4 के बाद कितना है 7, 7 के बाद 10, ऐसे चल रहा है। 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, कितने का अंतर है 3। तो क्या करते हैं बच्चों, इसमें जो अंतर है उसे बाहर लिखते हैं, नीचे है ना अंतर, तो इसलिए 1/3। तो क्या करना है, बाहर अंतर लिखना है, और अंदर क्या लिखना है, फिर अंदर लिखना है ये पहली वाली वैल्यू 1 माइनस ये 1/1 है ना, ऐसे, तो इसलिए से 1/1 ही लिख देंगे, माइनस यहां लिखेंगे 1 बटा जो आपकी बड़ी वैल्यू है बाहर वाली 1/50।
ठीक है बच्चों, 1/3 ये हो गया 50 लघुत्तम, 50 माइनस 1 49, तो ये बन गया 49/5 × 15 150। तो आपका आंसर कौन सा हो गया बच्चों? 49/150। ये कब लगाना है? ये तब लगाना है और क्या रखना है, देखो बाहर एक इनका प्रॉपर अंतर जो चल रहा है, सभी का जो समान अंतर चल रहा है, ये अंतर को बाहर लिखना है बच्चों, और पहले फ्रैक्शन को आखिरी फ्रैक्शन के बीच में अंतर बना देना है, वो रखना है अंदर। सोल्व करके दोनों की गुणा करके जो आएगा वो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होता है, सॉल्यूशन होता है। दिए गए समीकरण को हल कीजिए। भाई क्या है ये? बोर्ड मास रूल लगाना है, सीधा सोल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लिया इसलिए है क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में पहले पूछा गया है, तो सोल्व कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं बच्चों? भाग करते हैं। तो भाग कहां है? ऊपर वाले में, यहां। तो भाग करो, 3 प्लस 4 को 2 से भाग किया गया 2, फिर गुना 3, ठीक है, फिर गुणा करते हैं, 3 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 9, ठीक है। बटे में भी ऐसे ही करेंगे, पहले भाग करेंगे तो 4 प्लस 3 गुणा में 2/3 लिखा जाएगा, फिर गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 प्लस इन्हें काट देंगे, तो 3 2 एकम 2, ये बटे में चल रहा है। इधर 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। अगर ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कटती है तो हम जरूर काटते हैं। तो 3 2 ये 9, 3 दूनी 6, तो क्या होना चाहिए? 3/2। ऑप्शन बी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर यहां बनेगा। 3.26। अब 2/6 पे बार है, माइनस 2.14, सिर्फ 1/4 पे बार है, प्लस 1.33, 3/3 पे बार है, का योग ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएगा तो ये दो मतलब आपकी दशमलव से पहले वाली संख्याओं के बीच में अलग से सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे 3 माइनस 2 प्लस 1, 3 में से 2 गया, 1 और 1 प्लस किया तो 2, तो 2 पॉइंट। अब आगे सोल्व करेंगे। 0.26 बच्चों, अगर दशमलव के बाद की पूरी संख्या पे बार होता है तो हम क्या करते हैं? उस संख्या को विदाउट बार लिख के जितने अंकों पे बार है उतने 9 नीचे लगा देते हैं, तो ये 26 बटे में 9 हो जाएगा। ऐसे ये क्या होगा? प्लस में 14/9। अब यहां दिया है माइनस, तो माफ कीजिए यहां हम ना माइनस लगाएंगे, ठीक है, यहां लगाएंगे बेटा माइनस 14/99, फिर यहां है प्लस, तो ये होगा 33/99। अब बहुत से बच्चे ना बहुत दिमाग चलाते हैं, पूरी स्पीड पे रहते हैं, ये 33 को 3 से काट, 33 99, फिर यहां काट देंगे 3 से 2 से, जितने से भी कटेगा फटाफट। बेटा ऐसा नहीं करना, देखो ध्यान से, सबके बटे में 99 है तो इसलिए उनका लैसे 99 आ जाएगा, काटेंगे नहीं। 4 2 2 1 1 प्लस 33 बटे में 99, 45 बटे में 99। अब जैसे हमने यहां बार हटाने के लिए नीचे 2 9 लगाए थे, वैसे अगर 2 9 नीचे हैं उनको हटाना है तो वापस से बार आ जाएगा दशमलव के साथ, 0.45 पे बार। तो आपका आंसर 2 तो मेरा पहले ही था, ये जो आया मैंने पहले ही बताया, इसको सोल्व करके इसके आगे लिखना है, तो 2.45 पे बार, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। बढ़िया लगा है तो भाई लाइक जरूर करके जाना है। एक त्रिभुज एबीसी में x AB का मध्य बिंदु है, y BC का मध्य बिंदु है और z AC का मध्य बिंदु है। तो उसके लिए पहले मैं आपको एक वो बना देता हूं, त्रिभुज बना देता हूं आपके लिए। देखो बच्चों, ये त्रिभुज हो गया। अब हम इनको नाम दे देते हैं, जैसे जैसे उसने नाम कहा है, ये ABC, ठीक है। इनका मध्य बिंदु x है, x AB का मध्य बिंदु है, y BC का मध्य बिंदु है, इसे y नाम देंगे, और z जो है वो AC का मध्य बिंदु है बच्चों, ठीक है। अब उनके x y z के निर्देशांक दे रखे हैं, निर्देशांक लिख लो। वो क्या है बच्चों? 2 3, इसका निर्देशांक है 2 3, इसका है 3 0 और इसका है 4 3। अब आपसे कहा है त्रिभुज एबीसी के केंद्रक के निर्देशक ज्ञात कीजिए। केंद्रक के जो निर्देशक होते हैं वो इन सब के, मतलब उसमें एक सीधा सा फॉर्मूला याद करो, जी कहते हैं उसको, और वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ये उसकी x का मान होता है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 ये उसका y का मान होता है। अब x1 y1 क्या होते हैं? ये है x1 y1, कोई से को भी मान लो, ये है x2 y2। अब किधर से भी स्टार्ट कर लो, इसे x1 y1 मान सकते थे,
उस ये x2y2 हो जाता, किसी को भी अपनी तरफ से नाम दे दो, लेकिन होंगे अलग अलग, x3 y3। जो पहले वाला निर्देशांक होता है ये x का होता है, दूसरा वाला y का होता है। अब उसने कहा x1 x2 x3, 2 3 5 और 4 9, तो इन 9 बटा में 3 आएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी जो आपको फाइंड करना है, और 3 और यहां 0 और 3, ये 6 बटे 3, ये y की वैल्यू हो जाएगी। 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3,2 ये आपके निर्देशांक होंगे किसके बच्चों, केंद्रक के। तो कौन सा आंसर हो गया, 3 2, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। केंद्रक वाले क्वेश्चन आगे से आप लोग कर लेंगे। साइन 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2, क्या है ये बच्चों साइन का फॉर्मूला होता है। अब साइन की खूबी समझाता हूं। साइन जब भी अपना कोई फॉर्मूला बनाता है तो साथ में कोस को लेके चलता है। अब यहां अगर साइन भी है आपके फॉर्मूले में, कोस भी है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमेशा साइन का ही हो सकता है, कोस का नहीं होता है। तो कोस वाला ये और ये नहीं होगा। तो साइन में अब मैं माइनस वाला फॉर्मूला है ये या प्लस वाला फॉर्मूला है, अब उसको मैं समझाता हूं। साइन कोस को हमेशा साथ लेके चलता है, लेकिन अपने आप को प्राथमिकता देता है। मतलब अगर उसने कहा साइन सी प्लस साइन डी, बीच में प्लस है तो साइन के साथ जो वैल्यू होगी वो हमेशा प्लस वाली होगी। अगर साइन और साइन के बीच में माइनस है तो साइन वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी माइनस में होगी। फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 साइन, एक बार सी और डी को जोड़ेंगे इस केस में तो प्लस बीच में रहेगा, इस केस में माइनस बीच में रहेगा साइन वाले के साथ। तो यहां c प्लस डी बाई 2 दे रखा है ऊपर की तरफ ये, और ये 2 साइन हो गया। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला है ऑप्शन डी वाला। इसमें समझना क्या था, मैं आप लोगों को साइन का फॉर्मूला याद करा रहा हूं। अगर कहीं भी आपको साइन c प्लस साइन डी लिखा है तो आपको बीच में प्लस साइन वाले के साथ लेना है। तो क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, और साइन हमेशा कोस को अपने साथ लेके चलता है, तो साथ में आएगा कोस c माइनस डी बाई 2। बस ध्यान क्या रखना है, साइन का जब फॉर्मूला होगा तो साइन अपने साथ कोस लेके चलेगा, लेकिन जो फॉर्मूले में है वो साइन अपने साथ रखेगा। मतलब प्लस है बीच में तो यहां प्लस आएगा, अगर ये वाला फॉर्मूला होता तो यहां माइनस होता, वहां प्लस होता, दूसरा साइन जो है वो कोस को दे देता है। आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस कराए। ये थे आज का आपका प्रैक्टिस सेट। बढ़िया लगा है तो लाइक कर देना भाई, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।